देखो आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, अपवर्तनांक का व्यंजक प्रिज्म के लिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो है तीन आयताकार फलक दो त्रिभुजाकार फलक होता है। ठीक है, तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार। तो इस प्रकार हम अगर प्रिज्म का डिफिनीशन लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि जो है किसी कोण पर झुके दो समतल मतलब सपाट समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी समांग पारदर्शी, ठीक है, समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। फिर से क्या, किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो हम इसका डिफिनीशन यहाँ लिख दे रहे हैं जो है किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि इसमें तीन आयताकार फलक और दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है कि जो ये क्या होता है, इस तरीके से ये क्या होता है, एक प्रिज्म का ये त्रिभुजाकार फलक होता है और जो इस साइड होता है इसका तीन इस तरीके से होते हैं कि ये तीन आयताकार और दोनों तरफ क्या होता है, त्रिभुजाकार। इस तरीके से इधर जो बनेगा इसका ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, ये वाला त्रिभुजाकार होगा, बाकी जो अदर इसके तीन फलक होंगे वो आयताकार होंगे। ठीक है, ये तो हो गया प्रिज्म। ठीक है, अब इसके प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक प्रिज्म का फलक लेते हैं। क्या लेंगे, प्रिज्म का एक फलक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस साइड चमक नहीं है, यहाँ पर हम एक प्रिज्म का फलक ले रहे हैं। ये क्या है, एक प्रिज्म का फलक ABC है, मान लेते हैं ABC। अब क्या होता है कि इसके फलक मतलब कि जब इस पर इसके पृष्ठ AB पर कोई प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो जो क्या होता है, यहाँ से मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ AB पर क्या हुई, आपतित हुई। ठीक है, आपतित हुई। अब हमने क्या कहा कि जो अगर किरण आपतित होती है तो उसके लिए हमको अभिलंब की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम अभिलंब खींचेंगे। पहले अभिलंब मतलब जो 90 डिग्री एंगल बनाए। ठीक है, ये अभिलंब हमने खींच दिया। अब क्या है कि अगर इसका माध्यम ने चेंज किया था, ये पहला जो माध्यम है विरल वायु ले लेते हैं और इसका अपवर्तनांक N1 लेते हैं। इसके अंदर जो है सघन है, क्या है, सघन, इसका अपवर्तनांक हम N2 ले लेते हैं, N2। ठीक है, अगर इसके क्या करते हैं, माध्यम को ना चेंज करते, तो ये क्या होता, ये वाली जो प्रकाश किरण सीधा ऐसे जाती, इस तरीके से जाती, लेकिन हमने क्या किया, इसके माध्यम को परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित कैसे किया, ये विरल है और ये सघन,
ये विरल, ये सघन। और हमने क्या बताया था, अगर कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये प्रकाश किरण क्या है, ऐसे निकलेगी। ठीक, यहाँ इसको हम नाम दे देते हैं, ये P और Q, P और Q। अब क्या हुआ कि यहाँ पर फिर से सघन माध्यम है, फिर से बाहर जाएगी, क्या हो, विरल, फिर से बाहर जाएगी तो विरल। तो यहाँ पर भी हमको क्या, अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर अभिलंब डालते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमने अभिलंब डाल दिया। अब क्या हुआ कि जो है सघन से अब विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी। तो हमने बताया था कि अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब ये है, और ये क्या करेगी, इसको नीचे की ओर कर देगा, घुमा देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसे हम बोल देंगे क्या, निर्गत किरण। ये आपतित किरण हो गया, ये निर्गत किरण हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम, क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये क्या है, निर्गत किरण। निर्गत किरण, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण। ठीक है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है हमारा, आपतन कोण बनता है। ये क्लियर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, पूरा नहीं दिखाई दे रहा। ये क्या है, निर्गत किरण। ठीक है, अब क्या है कि जो है हमने क्या बताया, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, जिसको हम I से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। अपवर्तित और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो हम यहाँ का जो अपवर्तन कोण ले रहे हैं, R1 ले रहे हैं, R1, क्योंकि यहाँ पर जब किरण पहुंचेगी तो यहाँ भी एक कोण बनेगा, और वहां से निकल जाएगी तो निर्गत कोण यहाँ बनेगा। तो ये वाला जो एंगल बना है अभिलंब और ये वाली किरण के बीच, हम मान लेते हैं कि R2 है। क्या है, R2 है, R1 R2। ठीक है, और ये क्या, निर्गत किरण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है, स्मॉल ई हमने ले लिया, ये निर्गत कोण है। स्मॉल ई क्या है, निर्गत कोण है। I क्या है, आपतन कोण है। R1 R2 क्या है, इसके लिए अपवर्तन कोण है, इस वाले पृष्ठ के लिए। ठीक है, और ये इस वाले पृष्ठ के लिए, और ये निर्गत किरण के बीच कोण बना है, इसे हम बोलेंगे निर्गत कोण। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम। एक चीज और इसमें छूटा, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम क्या करें, इस वाली किरण को पीछे बढ़ाएं, ये वाली है जो निर्गत किरण है, अगर निर्गत किरण को हम पीछे बढ़ाएं तो ये क्या होगा, यहां पर आके मिलेगा, यहां पर आके मिलेगा। हम इसको कोण डेल बोलते हैं। डेल मतलब विचलन कोण। क्या होता है, विचलन कोण होता है। कहने का मतलब कि जो है प्रिज्म आपतित किरण को जिस एंगल पर घुमा देती है, आपतित किरण जिस मतलब प्रिज्म जो है आपतित किरण को जिस एंगल पर घुमा देती है वो क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। ये आपतित किरण है, इसको क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया, तो आपतित किरण को जिस एंगल पर घुमा दे वो विचलन कोण कहलाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जहां पर दोनों मिलते हैं वहां पर हमारा विचलन कोण बनता है डेल। ठीक है, इसको भी नाम दे रहे हैं हम, ये नाम देते हैं M, ये N। ठीक है, तो यहाँ ABC हमने एक प्रिज्म का फलक लिया है। ठीक है, उसके पृष्ठ PQ मतलब Q पर AB पर क्या हुआ, एक प्रकाश किरण आपतित हुआ PQ, जो क्या हुआ
विरल से सघन में गया, अपवर्तन के पश्चात क्या हो गया, अभिलंब से अभिलंब की ओर, मतलब अभिलंब की ओर झुक गया, अभिलंब की ओर झुक गया, अभिलंब है। जब विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर झुक गया, फिर आगे बढ़ा तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर सघन से विरल में जा रहा है, सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब, ठीक है, ये दोनों अभिलंब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली बात कि माना ABC किसी एक प्रिज्म का फलक है, ठीक है, माना ABC किसी एक प्रिज्म का फलक है, ठीक है, जिसके पृष्ठ AB पर, पृष्ठ AB है, माना ABC एक प्रिज्म का फलक है जिसके पृष्ठ AB पर एक प्रकाश किरण PQ आपतित होती है, ठीक है, PQ आपतित होती है, जो विरल से सघन माध्यम में जा रही है, ठीक है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है और अभिलंब, जब विरल सघन में जा रही है और अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा जब प्रकाश किरण जो है पृष्ठ AC पर पहुंचती है, पृष्ठ AC पर पहुंचती है तो वह कहाँ से, सघन से विरल में जाती है, ठीक है, तो वह सघन से विरल माध्यम में जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, हमारा आपतित किरण है और ये अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, मतलब कोण I इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण I को हम बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है, कोण I को आपतन कोण और कोण A को बोलेंगे हम प्रिज्म कोण, ये होता है प्रिज्म कोण, ठीक है, क्या होता है, प्रिज्म कोण। तो कोण A बराबर प्रिज्म कोण, और जो हमारा ये निर्गत किरण के बीच बना है कोण, इसे बोलेंगे हम निर्गत कोण, क्या बोलेंगे, निर्गत कोण, कोण इक्वल टू निर्गत कोण, ठीक है। ये इतनी चीजें इसमें हमको लिखना है कि माना ABC एक प्रिज्म का फलक है जिसके पृष्ठ AB पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है जो विरल से सघन माध्यम में जा रही है और अभिलंब की ओर झुक जाती है, विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी तथा जब प्रकाश किरण पृष्ठ AC यानी इस पर आपतित होती है, पहुंचती है तो वह सघन से विरल माध्यम में जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण I है, ठीक है, और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण स्मॉल e है, इसे हम निर्गत कोण बोलेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या अपवर्तित किरण है तो इसका कोण हमने R1 ले लिया, जब ये पृष्ठ AC पर पहुंचा तो इसका कोण क्या R2 ले लिया हमने, ठीक है। अब एक चीज कि अगर आपतित किरण को हम आगे बढ़ा दें, मतलब कि
अगर हम माध्यम न चेंज करते सीधा निकल जाता, और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दें तो जहां पर जिस बिंदु पर क्या होगा, दोनों किरणें मिलेंगी, वहीं पर हमारा विचलन कोण मिलेगा। विचलन कोण होता क्या है कि आपतित किरण को प्रिज्म जिस एंगल पर घुमा देती है, जिस एंगल पर घुमा देती है वो हमारा क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। कहने मतलब कि प्रिज्म जो है आपतित किरण को जिस कोण पर क्या है घुमा दे, यानी कि यहाँ से इतना घुमा दे, वो हमारा क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। इतना चीज पहले लिखो, फिर उसके बाद डेरिवेशन इसका। यहाँ पर तो इसको आर नाम दे दो, छूट गया थोड़ा आर, ठीक है, क्या हो जाएगा क्यू आर। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या चीज बन रहा है, कुछ इस तरीके से। ये वाला फिगर देखो, इतना ऐसे देखो, इस तरीके से बना है, इस तरीके से बना है। ये ए है, ये क्यू है, ये आर है, और ये एन है, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये जो टोटल एंगल बना है हमारा कितना होगा, 90 होगा। 90 क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अभिलंब है। अभिलंब जो निकलता है 90 डिग्री पर निकलता है, तो 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल पूरा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा हमारा 90 होगा। 90 ये 90 ये। तो यहाँ पर हम चतुर्भुज चलते हैं, किससे, चतुर्भुज ए क्यू एन आर, चतुर्भुज बना है ना, फिर से देख लो, ए क्यू एन आर, कुछ इस तरीके से बना है। तो ये तो होगा क्या, अब ये वाला क्या है, ये वाला अभिलंब है, ये वाली जो लाइन आई है ये अभिलंब है, और ये अभिलंब है। तो ये क्या होगा, ये 90 हो जाएगा और 90 ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज, और ए क्यू एन आर क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है। ध्यान से देखो, ए क्यू एन आर, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो चतुर्भुज बनेगा। तो चतुर्भुज ए क्यू एन आर में, ए क्यू एन आर में। अब ध्यान देखना, कोण ए है, ये तो ए ही रहेगा, इसको हमने बताया था प्रिज्म कोण, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, कोण ए प्लस। अब कोण बात करते हैं किसकी, कोण ए क्यू एन की, ए क्यू एन की, ए क्यू एन, तो प्लस कोण ए क्यू एन प्लस। अगला क्या है, कोण क्यू एन आर, क्यू एन आर यानी एन की बात हो रही है, यहाँ पर क्यू की बात हुई, ठीक है, यहाँ पर क्यू की, यहाँ पर एन की, तो क्या हो जाएगा, कोण क्यू एन आर प्लस। अब किसकी बात होगी यहाँ पर, कोण ये जो हमारा आर है, जिसको हम लिखते हैं क्यू आर एन, कोण क्यू आर एन, कोण क्यू आर एन प्लस कोण क्यू आर एन बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है, तो बराबर में 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर से ध्यान से देखना, कोण ए तो ए ही रहेगा, और अब बात करेंगे कोण ए क्यू एन की, तो इस यहाँ पर क्यू की बात हो रही है, ठीक है। आगे कोण क्यू एन आर यानी एन की बात हो रही है, ठीक। उसके बाद प्लस कोण क्यू आर एन, एन की बात हो रही है, क्यू आर एन। यहाँ पर जो कोण ए आर एन होगा, ठीक है, कोण ए आर एन, ठीक। फिर से देख लो, कोण ए प्लस कोण ए क्यू एन, क्यू की बात हो रही है, ठीक है, प्लस कोण क्यू एन आर, अब यहाँ पर एन की बात हो रही है, ठीक, प्लस कोण ए आर एन, ठीक है, यहाँ पर आर की बात हो रही है, और चतुर्भुज चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है, तो कोण ए तो ए ही रहेगा यहाँ पर, प्लस अब कोण ओ की ए क्यू एन की बात करें, ए क्यू एन यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, 90 है, ये क्या है, अभिलंब है, कितना है, 90 होगा, देखो ध्यान से, ये 90 है, तो ये वाला एंगल अगर निकालें क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि अभिलंब 90 डिग्री होता है ना, तो 90 प्लस कोण क्यू एन आर को ऐसे लिख देंगे, क्यू एन आर प्लस कोण ए आर एन, अब यहाँ पर देखो ये भी क्या है, 90 डिग्री है, ये भी क्या है, अभिलंब निकला है आपसे, ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 360,
तो कोण ए प्लस कोण क्यू एन आर प्लस 180, 90 90 180 बराबर 360। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण क्यू एन आर बराबर में क्या हो जाएगा 360 माइनस 180, 360 माइनस 180 हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण क्यू एन आर बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। समीकरण एक, समीकरण एक। अब बात करते हैं हम जो है त्रिभुज की, कौन सी त्रिभुज की, त्रिभुज क्यू एन आर की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्यू एन आर, ठीक है, त्रिभुज क्यू एन आर में अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो क्यू एन आर की बात हो रही है ना, तो ध्यान से देखना यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं क्यू कोण क्यू आर एन, क्यू आर एन, तो या ऐसे ले लो कोण आर क्यू एन, आर क्यू एन प्लस आर क्यू एन, यानी क्यू की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद क्यू आर एन, क्यू आर एन प्लस कोण क्यू आर एन और प्लस तीसरा कोण क्या कौन सा होगा कोण क्यू एन आर, कोण ये वाला एंगल, कोण क्यू एन आर, क्यू एन आर बराबर क्या आ जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, 180 होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना जो है, अब यहाँ पर कितना आया है कोण आर क्यू एन, कोण क्यू आर एन और प्लस कोण क्यू एन आर। यहाँ पर ध्यान से देखना हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की, क्योंकि हमने त्रिभुज कौन सा लिया है, त्रिभुज क्यू एन आर लिया है। इस तरीके से देखो त्रिभुज बनाया है, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है और ये है, ये क्या है क्यू है, ये है आर और ये है एन। ठीक है, ये एंगल क्या है R1 है, ये एंगल R2 है, ये R1 है, R2 है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें आर क्यू एन की, क्या निकलेगा R1 हो जाएगा आर क्यू एन, R1 यही तो बना है ना त्रिभुज, ये त्रिभुज क्यू एन आर। ध्यान से देखो क्यू एन आर, तो ये एंगल R1 है, यानी कि कोण आर क्यू एन, क्यू की बात हो रही है तो ये क्या है R1 है, प्लस दूसरे एंगल की बात है किसकी क्यू आर एन, यानी आर की बात हो रही है तो क्या प्लस R2। ठीक है, बचा क्या प्लस कोण क्यू एन आर बराबर 180, इसको नाम दो यहाँ पर 2, समीकरण 2। इतना पहले बोलो, देखो हमारा समीकरण क्या है कोण ए प्लस कोण क्यू एन आर बराबर 180 और यहाँ पर दूसरा क्या है R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू एन आर इक्वल टू 180। देखो इसका RHS इसका RHS बराबर है, अगर RHS दोनों का बराबर है तो क्या कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 को बराबर कर सकते हैं, यानी कि RHS बराबर है तो LHS क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है कोण A प्लस कोण क्यू एन आर बराबर में क्या हो जाएगा ये वाला समीकरण दूसरे का बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू एन आर, कोण क्यू एन आर, तो ये दोनों सेम है, क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको आप केवल A लिख दो, A इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा A इक्वल टू R1 प्लस R2, इसको हम नाम दे रहे हैं समीकरण 3, समीकरण 3। अब देखो आगे क्या करते हैं इसमें, अब हम लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज MQR की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको अच्छी तरीके से समझना, इस तरीके से बनेगा। ये Q है, ये M है और ये R है। ठीक है, और इस तरीके से कुछ गया है ऐसे, ये अभिलंब है, ये इसका अभिलंब है। ठीक है, इसका अभिलंब है, ये ऐसे गया है। और ये वाला एंगल कितना है, ये R1 है, ये R2 दिया है,
ये R1 ये R2 देखो उसी से बना है ना, उसी का ये देखो ये वाला MQR की बात केवल हो रही है यहाँ पर। अब देखो ये एंगल तो हमको पता नहीं है ना, ये एंगल पता है, लेकिन हमको ये बाहर वाला क्या पूरा एंगल पता है I, और इसका बाहर का एंगल पता है क्या E पता है। अब हमने क्या कहा था कि अगर कहीं पर फिगर में इस तरीके से हो, ऐसे ऐसे हो ऐसे हो, उस टाइम में बनाया ना, देखो है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कहाँ से? शीर्षाभिमुख कोण से, ज्यामिति में पढ़ा होगा। ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल तो ये तो आधा ही है, मतलब थोड़ा सा ही R1 है, लेकिन ये वाला एंगल हमको नहीं पता है। तो टोटल एंगल क्या है हमको पता है ना, इधर का टोटल एंगल पता है और इधर का केवल ये वाला क्या है R1 पता है। तो ये एंगल हमको पता हो जाए तो काम हो जाएगा हमारा। तो टोटल क्या है I है, टोटल I है और उसमें R1 दिया है, उसमें R1 दिया है, मतलब कि इस तरीके से थोड़ा बड़ा बना दें, इस तरीके से बनाएं। इसमें एक एंगल R1 दे दिया है, R1 दे दिया है, और ये टोटल क्या है I है, टोटल I। हमको इस एंगल की जरूरत है, तो हमने बताया कि ये वाला एंगल बराबर होता है। तो बराबर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल निकालना है हमको, तो क्या लिख सकते हैं इसको I माइनस R1 कर दें। अगर इसको I माइनस R1 कर दें, फिर से जोड़ें इसके बराबर आ जाएगा। कैसे? देखो I प्लस I माइनस R1 निकाला हमने, ये एंगल कितना निकाला I माइनस R1, और ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो ये वाला क्या करेंगे, R1 जोड़ देंगे इसमें, ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो I आ जाएगा। देखो R1 से R1 जैसे I आ गया ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल इसके बराबर, इसमें केवल एक एंगल R1 दिया था, पार्ट 20 से कटा था, तो अगर ये एंगल निकालें क्या हो जाएगा I माइनस R1, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एंगल हमारा निकला I माइनस R1। अब इधर ये क्या निकलेगा E माइनस R2, वही काम इधर भी है ना। क्या है, टोटल एंगल E है और ये वाला एंगल R2 दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला अगर एंगल निकालें तो E माइनस R2 होगा। E माइनस R2 हमको अंदर वाला एंगल पता हो गया, और ये हमारा क्या दिया, विचलन कोण दिया है, डेल है ना, उसी रूप में बना ना। तो हमने क्या बताया था कि जो बाहर का कोण होगा वो अंदर वाले कोण के योग के बराबर होगा। इससे पहले किस डेरिवेशन में बताया था हमने, जो हमने अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन कराया था, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन कराया था, वहां पर ऐसा ही फिगर कुछ बन रहा था। तो वहां पर जो बाहर का कोण था वो अंदर वाले कोण के योग के बराबर था। तो त्रिभुज कौन सा लिया हमने, त्रिभुज MQR में, अगर इस एंगल की बात करें, कौन से, कोण MQR देखो MQR है, MQR ठीक है, प्लस कोण कौन सा होगा, कोण MRQ बराबर किसके होगा, बाहर वाले कोण के। बाहर वाला कोण क्या है, डेल है, यानी कि विचलन कोण। ठीक है, अब ये क्या निकला हमारा I माइनस R1 कौन सा, कोण MQR, ठीक है। तो I माइनस R1 प्लस कोण हमारा MRQ क्या निकला है, MRQ E माइनस R2 प्लस E माइनस R2 इक्वल टू डेल। ठीक है, तो यहां से अगर डेल की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, I प्लस E, और ये क्या हो जाएगा, माइनस R1 माइनस R2, तो डेल M इक्वल टू I प्लस E, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा अंदर, R1 प्लस R2 हो गया। अब क्या है, R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है, A है, R1 प्लस R2 का वैल्यू A है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 का वैल्यू रख देंगे। तो रखेंगे तो डेल इक्वल टू क्या आएगा, डेल इक्वल टू I प्लस E
माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए, समीकरण 4 इतना करो पहले। देखो अब यहाँ पर एक हम थोड़ा ग्राफ से थोड़ा समझाते हैं इसको कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति मतलब कि जो हमारा डेल हो वो मिनिमम हो। अगर इस तरीके से ग्राफ देखें तो ये हमारा डेल है, ठीक है, ये आई है, ये आई और उसमें डेल में संबंध है, संबंध का ग्राफ है। आई आपतन कोण और डेल विचलन कोण। अगर क्या हो जाए कि जो है ये पॉइंट हम लें, यहाँ पर क्या हो जाए न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में मतलब कि डेल एम क्या हो जाए मिनिमम हो जाए, डेल एम मिनिमम हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में। ये क्या है कि ग्राफ है किसके बीच, न्यूनतम विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा जो डेल होगा डेल एम होगा, डेल एम का मतलब मिनिमम, डेल एम का मतलब मिनिमम या अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण किसे कहेंगे, विचलन कोण के न्यूनतम मान को, विचलन कोण के न्यूनतम मान को हम अल्पतम विचलन कोण कहेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आई इक्वल टू ई हो जाएगा, आपतन कोण ई के बराबर हो जाएगा निर्गत कोण के, और R1 बराबर R2 बराबर, R1 R2 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जब बराबर हो जाएंगे तो हम इसके बराबर में R ले लेते हैं, दोनों कोण बराबर, इसके बराबर में हम क्या करते हैं R ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में अगर R1 R2 की वैल्यू रख दें, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अगर यहाँ पर हम क्या करें, R1 R2 की वैल्यू क्या है, हमने R ले लिया है, R ले लिया है, तो A इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से, A इक्वल टू R प्लस R, R प्लस R निकलेगा। तो यहाँ से 2R इक्वल टू क्या आएगा, A आएगा, 2R इक्वल टू A आएगा। और अगर R की वैल्यू यहाँ से निकालें, R की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, R इक्वल टू A/2, R इक्वल टू A/2। ये हमको मिल गया अपवर्तन कोण, क्या मिल गया अपवर्तन कोण। अब हमको आपतन कोण भी मिल जाए तो हम स्नेल का नियम लगाएंगे इसमें अपवर्तन के, अपवर्तनांक के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो गया कि R इक्वल टू A/2 हो गया। फिर से समझो, अल्पतम विचलन की स्थिति में यानी इस पॉइंट पर क्या हो कि अल्पतम विचलन मतलब कि जो विचलन कोण हो उसका मान न्यूनतम हो जाए, उसका मान न्यूनतम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, I इक्वल टू ई हो जाएगा, R1 बराबर R2 हो जाएगा। हमने क्या किया, R1 R2 को R के ही बराबर रख दिया आसानी के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, समीकरण 3 में R1 R2 का वैल्यू क्या रखा, R रखा, तो A बराबर R प्लस R क्या हो गया 2R इक्वल टू A। यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालें, R क्या अपवर्तन कोण है, तो A/2 निकलेगा। ये हो गया इतना क्लियर। अब देखो आगे क्या करते हैं इसमें, समीकरण 4 में देखो, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से तो अल्पतम विचलन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल हो जाएगा डेल एम के बराबर। हमने क्या कहा कि विचलन कोण के न्यूनतम मान को क्या बोलेंगे, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। तो डेल का हमने क्या कर दिया, डेल एम के बराबर कर दिया, आई बराबर ई तो है ही इधर, और आर बराबर आर है, R1 R बराबर R2 बराबर आर है, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एम इक्वल टू आई प्लस आई, आई प्लस आई, क्योंकि हमने कहा क्या कहा आई बराबर ई, और माइनस ए, माइनस ए। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2i माइनस ए को इधर भेज क्या हो जाएगा, यानी 2i इक्वल टू डेल एम प्लस ए हो जाएगा, डेल एम प्लस ए हो जाएगा। तो ये सब नोट हो गया ना। तो यहाँ से अगर i की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, डेल एम प्लस A/2। अब हमको यहाँ से अपवर्तन कोण मिल गया है और आपतन कोण मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम स्नेल का नियम लगाएंगे, क्योंकि हमको अपवर्तनांक की जरूरत है। तो इस अपवर्तनांक किसमें आएगा, जब स्नेल का नियम लगाएंगे तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से कहाँ पर लगा रहे हैं हम, पॉइंट क्यू पर लगा रहे हैं, पॉइंट क्यू पर। यहाँ R1 बराबर R कर दिया है ना,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना। तो आर का वैल्यू है, कहाँ पर लगाएंगे, बिंदु क्यू पर, बिंदु क्यू पर। तो क्या हो जाएगा, अब पॉइंट क्यू पर जो है हम स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम होता क्या है, होता है साइन आई पान साइन आर इक्वल टू अपवर्तनांक, ठीक है, या नियतांक। तो क्या हो जाएगा, बिंदु क्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या निकल गया है, ये निकल गया है, और आर का वैल्यू क्या निकल गया है, a/2 निकल गया है। तो साइन आई की जगह क्या रखेंगे, डेल m प्लस a/2 और साइन a/2, आर का वैल्यू क्या निकल गया है, i/2। आई की जगह पर क्या हो गया, यहाँ आई है, आई की जगह डेल m प्लस a/2 हो गया, और आर की जगह क्या दिया था, a/2, यहाँ पर a/2 रख दिया है। अब क्या बताया था कि यहाँ दो माध्यम ना n1 n2 है, तो जा किसमें रहा है प्रकाश किरण, n2 में जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, n1 से जा रहा है। तो जहाँ जाएगा वो पहले, यानी n2 ऊपर और n1 क्या जाएगा, नीचे, n2 ऊपर और n1 नीचे। तो अगर यहाँ से हम क्या करें, जो है निकालना चाहें, हम कर दें, मान लें जो है n2 बराबर n2 बराबर 1 और n1 बराबर वायु कर लें, मतलब कि 1, इसकी वैल्यू n1 की वैल्यू हम 1 ले लें। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकलेगा, जो है साइन डेल m प्लस a/2 और साइन a/2, साइन a/2 बराबर n, ये होगा ना, साइन a/2 बराबर n। ये होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक, ठीक है। ये इतना होगा। अभी इसमें एक पॉइंट और बढ़ाते हैं, पहले इतना करो फिर लिखा है। और क्या निकल के आया है, साइन डेल m प्लस a/2 और साइन a/2 बराबर n। तो हम क्या कर रहे हैं, यदि कोण बहुत सूक्ष्म हो, यदि कोण बहुत सूक्ष्म मतलब कि छोटा हो, तो हमने क्या बताया था उस दिन वहां पर जब अवतल गोलीय पृष्ठ उत्तल गोलीय पृष्ठ का डेरिवेशन कराया था, तो क्या था, साइन थीटा को, साइन आई को साइन मतलब आई लिखा था और साइन आर को आर लिखा था। वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा है जैसे, तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें, साइन थीटा यहाँ क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया, तो इसके यहाँ क्या हो जाएगा, डेल m प्लस a/2, ठीक है, और क्या हो जाएगा a/2 बराबर में n, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, डेल m प्लस a/2 और ये 2 ऊपर जाएगा और a नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू क्या आया, ये आ गया डेल m प्लस a/a। अब क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एन ए हो जाएगा बराबर डेल m प्लस ए, डेल m प्लस ए को इधर लाओ तो एन ए माइनस ए इक्वल टू डेल m। डेल m यहाँ से क्या निकलेगा, अगर वैल्यू निकालें तो निकल के आएगा डेल m इक्वल टू n-1 इंटू ए, n-1 इंटू ए। ये आएगा अल्पतम विचलन कोण का फार्मूला। अगर हमको डेल m का वैल्यू निकालना है तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, विचलन कोण के डेफिनेशन लिख देते हैं। विचलन कोण होता क्या है, विचलन कोण, तो विचलन कोण के लिए देखो, विचलन कोण हमने क्या कहा कि जो है आपतित किरण को प्रिज्म जिस कोण पर घुमा दे, आपतित किरण को प्रिज्म जो है जिस कोण पर घुमा दे क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। ये ऐसा आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर दोनों मिलते हैं वहां पर क्या बनता है, विचलन कोण बनता है। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने तथा निर्गत किरण को पीछे
बढ़ाने पर जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हैं वहां पर विचलन कोण बनता है। अगर इसी में कहते अल्पतम विचलन कोण, क्या हो जाए? अल्पतम विचलन कोण, मतलब कि मिनिमम अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, विचलन कोण के न्यूनतम मान को, विचलन कोण के न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे डेल एम से लिखते हैं, इसे डेल एम से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया अल्पतम विचलन कोण कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जहाँ जिस बिंदु पर दोनों मिलेंगे क्या बनेगा? विचलन कोण बनेगा। और इस विचलन कोण के न्यूनतम मान को हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। ये हो गया प्रिज्म और प्रिज्म से संबंधित अपूर्णांक का फार्मूला। और ये क्या है? अल्पतम विचलन कोण।